चलिए अपन लोग स्टार्ट करते हैं। सो द टॉपिक ऑफ द डे इज व्हाट इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर्स। दिस इज व्हाट इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर्स, एंड दिस इज व्हाट चैप्टर 5 सेक्शन 31 to 8 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट dealing with what incoming and outgoing partners, and this can be a question for your prelims. Which chapter deals with the incoming and outgoing partners? Which sections deal with incoming and outgoing partners? So this can be a question for your prelims, but this chapter is not that much important for your mains. समझ में बात है? जो इन सेक्शन 31 to 38 है, that is not that much important for your mains, as we have seen in case of implied authority, as we have seen in case of holding out, position of minor, and the definition and the nature of the partnership. These 4 questions उतना important नहीं है ये, लेकिन एग्जामिनर का कुछ पता नहीं है। कई बार वो अगर पीछे ही पड़ जाए कि नहीं बनाना ही है क्वेश्चन, तो we will see the all the technical aspects as well, so that if you see any question in form of you can see any problem in your DGS or your Haryana judicial exam, so you may be you should be in a condition to solve that. तो हम लोग पढ़ेंगे उस तरीके से ही। तो जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं उनको फोकस करना आप लोग। बहुत ज़्यादा केस लॉ का इसमें मारा मारी नहीं है। यस है, एक दो है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। इवन इफ यू एलेबोरेट the sections properly, you will get very good marks. I am repeatedly saying to you that I see the answer sheets of the test series students, and those are the students who have qualified prelims thrice or 4 times sometimes, but they write the questions in such a way कि they get very poor marks, 2 out of 10, 1 out of 10, सर पकड़ लेते हैं वो लोग अपना कि ये क्या हुआ। तो उस तरीके से आप लोग कोशिश करना कि इन सभी टेक्निकल पॉइंट्स पर ही फोकस करना। उसी सेक्शन को एलेबोरेट करने की आपके पास आर्ट होनी चाहिए। बस उतना भी कर लोगे तो वो भी पर्याप्त होगा मेंस के लिए। मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो स्टूडेंट जो 3-4 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं और अभी भी अच्छे तरीके से आंसर नहीं लिख पा रहे हैं मेंस का, आपका उन लोगों से कॉम्पिटिशन होगा। तो मेंस में आपका आंसर जितना अच्छा होगा उनके कंपैरिजन में, उन जैसों के कंपैरिजन में मतलब, तो आपके चांसेस उतने अच्छे हो जाएंगे और सीधा सीधा आपको बेरेट की लैंग्वेज से काम चल जाएगा। बेरेट की डिक्टो लैंग्वेज नहीं, बेरेट की लैंग्वेज को एक्सप्लेन करना आना चाहिए प्रॉपर तरीके से। तो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं मेंस के लिए, वहां पर आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए, एग्जैक्ट सेक्शन डाटा होना चाहिए। और जो सेक्शंस ऐसे हैं जो केवल प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वहां पर केवल आप अपना मेन हाईलाइटेड पॉइंट को याद करिए और आगे बढ़िए। So this chapter is mainly important for your prelims and may be important for your mains, like this I can say this, and therefore we start a chapter like this now. See, there are 2 parts: incoming partners and there are outgoing partners. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि introduction of the a person as a partner, he will be called incoming partners. If someone joins existing partnership, we will say him incoming partner. अगर आज कोई A B C अगर ये कोई पार्टनरशिप फर्म है and now D is joining this firm, तो D will be called incoming partner. D is called incoming partner. And if A goes out, then he will be called आउटगोइंग पार्टनर्स। तो इस चैप्टर में हम लोग यही करेंगे। किसी भी व्यक्ति को हम लोग अगर एज ए पार्टनर एडमिट करना है तो कैसे कर सकते हैं, व्हाट शुड बी द प्रोसीजर फॉर दैट, व्हाट विल बी हिज लायबिलिटी क्वा द एग्जिस्टिंग जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एंड आल्सो विद द विद द थर्ड पार्टीज। क्योंकि जो व्यक्ति आएगा, जैसे मान लीजिए डी आया है ना, ये व्यक्ति डी जब आएगा तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होंगे ए बी सी, उनसे इनका रिलेशनशिप कैसे होगा, जो राइट्स एंड ड्यूटीज का जो आपस में इनका म्यूचुअलिटी है वो कैसे डिसाइड होगी, वो कौन सी डेट से डिसाइड होगी। और दूसरा होगा थर्ड पार्टी क्वा टीपी, थर्ड पार्टी के प्रति इसकी लायबिलिटी कौन सी डेट से होगी, डेट ऑफ एडमिशन से होगी, प्रायर किसी डेट से होगी,
और उसी तरीके से जो आउटगोइंग पार्टनर है ये, उसकी लायबिलिटी कब खत्म हो जाएगी, कौन सी डेट तक रहेगी, और ये आउटगोइंग पार्टनर यानी कि ही सीजेस टू बी पार्टनर, वो पार्टनर रहता नहीं है, तो कौन कौन से मोड्स हैं, लाइक देर कैन ही कैन बी एक्सपेल्ड, लाइक ही कैन रिटायर हिमसेल्फ, he may die as well, so other ways also there are there. So in that way, in this chapter we are going to discuss all these things: how a partner can be introduced, how a partner can be expelled, retired, death, what will the consequence vis-a-vis rights and duties of incoming and outgoing partners. तो यही कंटेंट होगा, इसको देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में। तो ये आपका सब्जेक्ट मैटर है इस चैप्टर का, उसी तरीके से फोकस करेंगे। And you see this now. First point is what we are going to discuss: incoming partners. What is the law regarding the incoming partners? And in that regard, section 31. Section 31 deals with what? Introduction of a partner, and this is the question for your prelims as well, because you can get the question in your prelims exam from the heading of this section itself. Which section deals with the introduction of a partner? पहला क्वेश्चन यहीं से मिलेगा प्रीलिम्स में आपको। चलिए देखते हैं इसमें क्या है, क्या कहते हैं साहब ये। दिस इज क्लॉज 1, subsection clause 1. It deals with what? Modes of introduction of partner, how a partner can be introduced, and then thereafter you will study subsection 2, which will be dealing that what will be the liability of incoming partner. So 31 clause 1, clause 2, modes of introduction, and what? Liability of the incoming. क्या कहता है 31 clause 1? बहुत टेक्निकल है, ध्यान रखना। Subject to contract between the partners and to the provisions of section 30, no person shall be introduced as a partner into a firm without the consent of all the existing partners. So please note down that this phrase is very important for your prelims. This is what? Consent of all the existing partners. इसको हाईलाइट कर लीजिए और लिख लीजिए P for prelims। और जो इसमें टेक्निकल प्रोविजंस हैं वो ये रहे आपके, मैं दोबारा हाईलाइट करता हूं आपको। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स एंड टू द प्रोविजंस ऑफ 30, ठीक। विदाउट द नो पर्सन शैल बी इंट्रोड्यूस एज ए पार्टनर इनटू ए फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब समझिए है क्या भला ये, देखिए। So basically section 31, right? Section 31 clause 1 is dealing with what? The modes of introduction of a partner. Suppose Vaishali, there is a already existing law firm, and now Vaishali, V for Vaishali, wants to become the partner in this firm. She wants to become the partner in this firm. So what should be the mode of introduction? उसको किस तरीके से इस existing firm का partner बनाया जा सकता है? So this is the general rule. Please see this. This is the general rule that what? Consent of all the existing partners. She can be made the partner only with the consent of all the existing partners. And यहीं से आपको प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है कैसे कि consent of all the partners. नंबर 1 ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, because it's a fundamental question. Consent of all the existing partners, ये consent of majority. तो don't get confused, it is all the existing partners and not the majority. ये हुआ आपका general rule. And basically अगर आप ये देखेंगे तो you will find out that there are 3 modes. Number 1, this is what? Consent. This is consent. Number 2, contract. And number 3, provisions of 30, like this. See, these are the modes. If you read 31 clause 1, then you will come to know that there are 3 modes, 3 ways. Number 1, consent of all the partners. Number 2, introduction in accordance with the contract between the partners. And number 3 is what?
Number third is what? In accordance with the section 30. Why? Because the language is this: subject to the contract and the provisions of 30, no person shall be introduced as a partner into a firm without the consent of all the existing partners. So you see, जो पहला मोड होगा, जो जनरल प्रिंसिपल है, वो क्या होगा? कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. लेकिन जो इस लाइन को पढ़ेंगे अगर आप, दिस इज सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पर्संस. सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पर्सन मतलब क्या हुआ? पर्सन मतलब पार्टनर्स. सो उसका मतलब क्या हुआ कि इफ यू एग्री otherwise also, you can say that this general rule is avoided now. Are you getting this point or not? देखिए, ऐसा समझिए इसको. If a contract permits the introduction of a new partner even without the consent of all the existing partners, that can possibly be done. Why? Because the general rule जो है इंट्रोडक्शन का, वो क्या है? जनरल रूल जो इंट्रोडक्शन का है वो क्या? कंसेंट ऑफ ऑल, दैट इज सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट. इट मींस व्हाट? इफ यू कॉन्ट्रैक्ट, अगर पार्टनर यही कॉन्ट्रैक्ट कर ले आपस में कि नहीं, न्यू पार्टनर कैन बी इंट्रोड्यूस इवन विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, तो देन दैट मोड विच इज मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड, जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन है, उस तरीके से भी न्यू पार्टनर को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. इट इज नॉट एज इफ कि इन ऑल केसेस इट शुड बी ऑल द कंसेंट. तो यहीं से टेक्निकल पॉइंट बनेगा आपका क्वेश्चन. प्लीज राइट डाउन ए क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स. सी दिस प्रीलिम्स क्वेश्चन, प्लीज राइट डाउन विच आउट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. इज ओब्लिक आर कर देते हैं. नंबर 1, new partner can be introduced to existing partnership firm only with consent of all the existing partners. So what? New partner can be introduced to existing partnership firm only with the consent of all the existing partner. Number 2, exact language मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूं. न्यू पार्टनर कैन बी इंट्रोड्यूस टू एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म. दिस इज व्हाट? विद consent of all the partners but subject to contract between them, subject to contract between existing partners. तो which line is correct? बताइए कौन सी लाइन करेक्ट होगी आपके हिसाब से? क्या कंसेंट एक तरीका हुआ? ओनली वे, देखिए कहां पर चेंज आएगा, यहां पर ओनली शब्द मैंने यहां पे लिखा है, ओनली विद द कंसेंट नहीं है, है ना? दैट इज द जनरल रूल. आई वॉन्ट टू फोकस अगेन ऑन दिस पॉइंट दैट दिस इज द ओनली जनरल रूल. जनरल रूल इज दैट इंट्रोडक्शन विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, but again it is subject to contract. The any person may be introduced as partner according to the contract between the partners. So in that way that general rule will go away, वो वहीं पे खत्म हो जाएगा. Now your contract will play the main role, that any person will be introduced as a partner as per the contract. I hope कि I have repeated several times. अभी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा. एनी क्वेश्चन हियर? देखिए फॉर एग्जांपल, contract may provide that majority of the partners shall be competent to admit a new partner. आपका कॉन्ट्रैक्ट ये कह सकता है कि भाई कि नो, इट इज नॉट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, इट इज द मेजॉरिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स. मेजॉरिटी ऑफ ऑल द पार्टनर से बात बनेगी, ठीक? या ये भी हो सकता है कि एनी ऑफ देम मे नॉमिनेट ए पार्टनर, एनी ऑफ देम मे अपॉइंट हिज सक्सेसर ए न्यू पार्टनर. समझे आप?
So consent of all is a general rule, but that is subject to the contract, and in a contract you may decide any mode of introducing a partner. That can be the rule of majority, that can be the giving rights to some one of the partners or to every partner to nominate any of them to nominate. Okay, you are Navdeep madam is being empowered to nominate any person to become the new partner. नो नो वी विल नॉट गो विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, क्योंकि उससे कुछ हो नहीं पाएगा. वी विल गो विद द मेजॉरिटी रूल. तो रिपीटेडली आई एम सेइंग यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपका बस. तो आई बिलीव कि आपके लिए काफी सफिशिएंट हो गया ये. इसी केस में आप एक केस है, इसको मेंशन जरूर करेंगे मेंस में आपके. क्या होगा, ब्राइन होगा ये, है ना. आई मेरे ख्याल से इसमें साइलेंट रहना चाहिए. ब्राइन वैसे रीड ए बी सी एंड डी वर 4 पार्टनर्स. In their partnerships, they authorize A to admit his son into partnership when S had attained the age of 21 years. So you see in this case partnership deed में, in this partnership deed, they have authorized A. They have authorized A to nominate his son as the partner when he attains the age of 21 years. In that case, after S attained the age of 21 years, A nominated him as partner in accordance with the partnership deed and he accepted the nomination. But other partners, this is important, but the other partners refused to recognize him as a partner. So there were how many partners? A, B, C and D. Who was authorized? A was authorized to nominate his son. He introduced as, and now these 3 persons are opposing. So A versus B, B, C, D. This is the situation. One person was authorized to nominate, he nominated his son, and now other partners are refusing to recognize him as a partner. No, he cannot be our partner. So what will be the situation? It was held in this case बहुत सिंपल केसेस है यहाँ पर, that the son on accepting the nomination had become a partner. Why? Because the rule of consent of all will not be applicable in this case. The rule of consent of all will not be applicable in this case. As per the deed, you will go by the partnership deed. When the partnership deed has authorized this, please say this. When the partnership deed authorized A, then whatever if he do so, he will be acting as per the contract. And because the line is what, section 31 clause 1 is the what, it is subject to the contract with the consent of all the partners. इनको आप देखेंगे इस तरीके से, then you will. So this is the general general rule, and this general rule is subject to this contract. And in that case, if A was authorized to nominate his son, then he is competent to do so. Other partners, that is the B, C and D, cannot do anything in that case. तो आई बिलीव कि ये रीड वाला चैप्टर है, ये जो केस लॉ है आप लोग समझ में आया है. यहीं तक बताइए बस. कम ऑन एवरीवन. अक्षिता मैडम, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बहुत मुश्किल चीजें नहीं है इसमें ये. Now again, you please go to this. We have seen this. These were the three modes. Number 1, consent of all. Number 2, introduction of the introduction through contract. And number 3 is in accordance with the section 30. Please note down, this can be the again question in your prelims. As per section 31, please write down a question in your prelims. This is the question in your prelims again. See, following are the modes of introduction of a partner as per section 31 clause 1. Number 1, consent of all. Number 2, contract. Number 3, as per section 30 clause 5. And 4th, all of the above. All of the answer is
आंसर इज, कम ऑन, आंसर इज डी, फॉर ऑल ऑफ द अबव। क्यों? दीज आर द मोड्स, मोड्स ऑफ इंट्रोडक्शन क्या है? नंबर वन क्या था? कंसेंट ऑफ ऑल, वी हैव डिस्कस दिस, इसमें कोई टेक्निकल था ही नहीं। सेकेंड पॉइंट था एनी पर्सन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ पार्टनरशिप एज पर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, जैसा कि हमने रीड वाले उसमें देखा। एंड नंबर थर्ड इज व्हाट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं एक बार, ध्यान होगा आप लोगों को। नंबर थर्ड पर आ जाइए आप। माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप बिकमिंग ए पार्टनर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 क्लॉज 5। आई बिलीव कि बहुत ज्यादा इसको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 30 क्लॉज 5 में, 30 क्लॉज 5 में मैं आपको उसको बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं। इसको ध्यान आप लोगों को, इसलिए इन्होंने कहा है यहां पर, देखिए 30 क्लॉज 5 में क्या था, चलिए एक में देते हैं इसको। 35 में क्या था? at any time of his attaining majority, his attaining majority means the minor attaining his majority, ठीक, within 6 months of his obtaining knowledge that he had been admitted to the benefits of partner, or sorry मैं दोबारा रीड करता हूँ, एक गलत सीक्वेंस रीड करा। at any time of his attaining majority or of his obtaining knowledge within 6 months, ध्यान आया आपको क्लॉज, सच पर्सन मे गिव हिज पब्लिक नोटिस। तो इसमें 30 क्लॉज 5 में हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं, जिसको नहीं पढ़ा है पहले वो देख ले पिछला रिकॉर्ड, कि माइनर के पास ये ऑप्शन होता है कि विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर वो ये डिसाइड करेगा कि उसको पार्टनर बनना है या नहीं बनना है। और 6 महीने की कैलकुलेशन कैसे होती है? कहां से? एज ऑफ अटेनिंग मेजोरिटी, डेट ऑफ अटेनिंग मेजोरिटी, या फिर अटेनिंग नॉलेज, ऑब्टेनिंग नॉलेज दैट ही वाज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स। या तो उसको ये चल जाए पता कि भाई वो, हाँ वो एडमिट है, उसने, उसको कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं किसी पार्टनरशिप फर्म से, या वो डेट, जिस डेट को वो मेजोरिटी अटेन करता है उसके 6 महीने के अंदर उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। तो या तो वो उस इलेक्शन में ये डिसाइड करता है कि मैं दैट आई वॉन्ट टू बिकम पार्टनर, या वो ये कहेगा आई डोंट वॉन्ट टू बिकम द पार्टनर। दो इश्यू हो गए। तो यहां पर आप ये देखेंगे यहां पर कि इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर में यहां पर किसी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, जो टेक्निकल पॉइंट यहां पर ये है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनका कोई रोल नहीं है यहां पर। ये जैसे कि पहले दो मोड हैं, इन दो मोड्स में हमने देखा होगा कि कहां गए वो, ये रहे, कंसेंट ऑफ ऑल, देयर इज अ रोल ऑफ द पार्टनर्स, as per the contract between the partners, again there is a role of partners, but in case of third, section 30 के अनुसार जब होगा, जो माइनर 30 कौन को डील कर रहे हैं, किस सिचुएशन डील कर रहे हैं? सेक्शन 30 इज डीलिंग विद द सिचुएशन व्हेन ए माइनर वाज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। जब कोई अल्पवयस्क भागीदारी के लाभ के लिए सहमत हुए थे सभी पार्टनर्स उसके लिए, कि yes that Golu Molu will get the benefits of this partnership. Now that Golu Molu have become now major now, ठीक, he has attained the majority now as per section 30 clause 5 he will have to elect whether he wants to become the partner or whether he doesn't want to become the partner. In that case you will see the sole deciding factor, the sole person whether he should be introduced as partner or not is who? He is that minor who has attained the majority now. Here there is no role of the other partners. So ध्यान रखना यहां पर। तो 3 मोड हो गए, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स हुआ, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एंड इन केस नंबर 1 that the minor who was admitted to the benefits after attaining majority or after obtaining knowledge, he elects that he want to become the partner. So in that case he will be considered now incoming partner, वो भी incoming partner हो गया। तो नंबर 1 his election हुआ, he elected to become the partner। और सेकंड कैटेगरी कौन सी है? Because he was supposed to give the public notice, you remember it, he was supposed to give public notice, and if it fails to do so, and if he fails to give such notice, he shall become the partner. So impliedly he will be deemed to be a partner in that case. So in that case
partner, that is what minor will become the partner, number one, by his own election or otherwise on his failing to give him public notice. तो तीन मोड हो गए, कंसेंट ऑफ ऑल हुआ, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट हुआ. कॉन्ट्रैक्ट में क्या था कि दी पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में डिसाइड दैट rule of majority should be followed, or any one of them may be nominated, or they can follow any procedure for introducing the partner. And third is what, that as per the section 30, that is the 30 clause 5 basically. ठीक है, in that case if the minor turned major elects to become the partner, or he fails to give the public notice, in that case he also becomes a partner. So basically अब आप 31 की क्लॉज को पढ़िए, अब आपको दोबारा अच्छी तरीके से समझ में आएगा. ये रही 31 की क्लॉज. This was your section 31, introduction of a partner, subject to the contract between the partners and the provisions of section 30. No person shall be introduced as a partner without the consent of all the partners. So this was the general rule, GR, and these are the other two modes, number 2 mode and number 3 mode, and I have sufficiently explained everything in this case. So please let me know ये बात समझ में आई नहीं आई, दिमाग में छप जानी चाहिए आपके. Although this point is not very important, but you should read it once. That a person does not become a partner merely by his nomination. He has option to become a partner or not. After when he expressly or impliedly agrees to the same. Means what? If you are nominating someone, suppose I am saying that Suruchi Nanda is being nominated to become the partner of this Vidhi Judicial Academy partnership firm. So just because she is nominated, she doesn't become the partner. It is also essential that because agreement base है, तो she must also agree for that. अगर वो एग्री नहीं करती हैं सुरुचि मैडम इसमें, तो तब तक वो पार्टनर नहीं बन जाएंगी. ये कहीं भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन एक पॉइंट है, तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया केवल ये, लेकिन आप इसको पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं. ये था 6 मंथ्स का डिसाइड हो गया. हाँ, ये मैं आपको डिसाइड समझा चुका हूँ कि इन केस ऑफ सच ए माइनर बिकमिंग पार्टनर, कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स इज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है ना. 30 क्लॉज 5 में इलेक्शन है, बस वो 2 मोड है, इलेक्शन टू बिकम पार्टनर और दूसरा है फेलियर टू गिव नोटिस. अब आ जाइए नेक्स्ट पर. नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, liability of incoming partner. What is the liability of incoming partner? You see, so we have seen 3 modes of introducing a partner. Now the second part is what, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 31 क्लॉज टू 31 अभी हमने शुरू में डिसाइड किया था 28. ध्यान आपको, ये बताया था मैंने आपको, ये subsection 1 is dealing with the modes of introduction, and the subsection 2 is talks about the incoming liability of incoming partner. कर लीजिए इसको प्रॉपर तरीके वही है. So now we are going to discuss with that liability of incoming partner, and in that case you must be remembering this section 25. section 25 को पढ़िए ढंग से, फिर आपको कुछ याद आएगा इसमें. देखिए क्या, every partner is liable for all the acts done, all the acts of the firm jointly and also severally. and कौन से एक्ट के मेन फोकस था आपका, while he is a partner, this is this. So in that case we have read in section 25 that every partner is liable. अब liability कैसी है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, फोकस यहां पर है for the, this is, he is liable. 25 says that he is liable for the acts of the firm done while he is a partner. This is the focus at present. According to section 25, the liability of the partner is only when he is a partner and the act of the firm was done at that time.
जब आप पार्टनर थे उस समय जो कार्य किए गए फर्म के, उसके प्रति आप उत्तरदायी होंगे। इट मीन्स व्हाट, जो इनकमिंग पार्टनर से पहले वाले कार्य हैं, आज की डेट में आप पार्टनर बने हैं तो आज की डेट से पहले के जितने भी कार्य हैं उनके लिए आपकी लायबिलिटी नहीं बनेगी। और अगर आप चले गए यहां से, आप यू लीव दिस, देयर आफ्टर ऑल्सो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म एक्सेप्ट इन केस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट, ध्यान रखना है ना। तो यहीं पर आप बात देखो कि सेक्शन 25 में जो बात कही है, लगभग वही बात आपको मिलेगी सेक्शन 31 की क्लॉज 2 में। तो 25 and 31 clause 2, they are almost dealing with the same thing. How? This is section 35 clause 2, section 31 clause 2, and don't forget this line, subject to the provisions of section 30. I will deal it later on. इसको ऐसे पढ़ते हैं, a person who is introduced as a partner into a firm, a person who is introduced as a partner into a firm, it means what, he is the incoming partner है ना, does not thereby become liable for any act of the firm done before he became a partner. कौन सा एक्ट है, प्लीज सी दिस, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, for any act of the firm done before he became a partner. So he does not, this person, who is this person, he is the person who is introduced as a partner. You can say incoming P for partner, he is incoming partner. Incoming partner does not become liable for any act done before he became a partner. It means what, you can see like this, suppose he became a partner on 18 जुलाई 21, therefore इससे पहले के जितने एक्ट होंगे यहां पर, ये he will not be liable for these acts of this as per section 31 clause 2. And again same thing was discussed in section 25 while he is a partner. तो ये जनरल रूल था, every partner is liable for acts of the firm done while he is a partner. So I hope now you can correlate these two sections. In section 25 there was a general rule of the liability that he will be liable when the act was done, and in that case this is 31 clause 2. In case of 31 clause 2 again it is specifically only for the incoming partner. वो जनरल रूल था कि आपकी लायबिलिटी कब तक है, जब तक आप इससे पार्टनर हैं। अगर आपके सामने आपके पार्टनर रहते हुए अगर कोई कार्य किया गया है तो उसके प्रति आपका दायित्व बनता है, नहीं तो आपका दायित्व नहीं बनता है। उसी बात को इनकमिंग पार्टनर के लिए कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति को इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी कि एग्जिस्टिंग फर्म में इंट्रोड्यूस किया गया है, इट मींस व्हाट, इससे पहले के जितने भी कुछ एक्ट्स किए होंगे फर्म ने, अगर किए गए हैं तो उसके प्रति आपकी लायबिलिटी नहीं होगी। लेकिन बड़े मजेदार की बात है, इसको पहली लाइन जो रेड कलर में है, सब्जेक्ट टू दी प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 30। तो मैं 1 मिनट के लिए पॉज करूंगा और आपसे पूछूंगा, आई वॉन्ट टू एंश्योर माई सेल्फ कि मैं देखूं कि आपको इस लाइन की वैल्यू समझ में आ रही नहीं आ रही। हाउ विल यू इंटरप्रेट दिस, द फर्स्ट लाइन? So only 1 minute will be given to you. Subject to the provisions of section 30. चलिए समझिए, please read this line. Does not become liable for any act done before he become the partner. But क्या what is the rule? This is the rule that new partner does not become liable for the previous acts of the firm. जो पहले किए गए कार्य हैं फर्म के, उनके प्रति उसका दायित्व नहीं होगा, ही विल नॉट बी लायबल। बट दिस रूल नमस्ते करता है एक नियम को, सब्जेक्ट टू, यानी कि इसके अधीन रहते हुए, किसके अधीन रहते हुए? प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 30। प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 30, धारा 30 के जो प्रावधान हैं उनके अधीन रहते हुए ये नियम पढ़ा जाएगा।
इट मीन्स वॉट, दिस इज जनरल रूल, ये सामान्य नियम है कि आप पहले के कार्य के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे, लेकिन ये है सेक्शन 30 के अधीन रहते हुए। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 30 is all about what? Section 30 is all about the position of the minor. Section 30. This is section 30. Position of a minor. Minor, कौन सा minor? Becoming a partner. उस माइनर का, उस अल्पवयस्क की पोजीशन जो कि अब पार्टनर बन गया है, तो उसकी लायबिलिटी का नियम यहां से डिराइव नहीं होता है। यहां ये है आपका सेक्शन 31 क्लॉज 2, यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। जो लायबिलिटी ऑफ द माइनर है दैट विल बी डिटरमिन्ड बाय द सेक्शन 30, और वो क्या कहती है कि अगर माइनर ने ये डिसाइड किया, माइनर ने ये डिसाइड किया, समझे, माइनर ने डिसाइड किया कि ही वांट्स टू बिकम पार्टनर, then he becomes personally liable to third parties for all acts of the firm done since he was admitted to the benefits of the partnership. Please focus, since he was admitted to the benefits of the partnership. It means what? It means what? जब एक माइनर पार्टनर बनता है तो उसकी लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी इज रेट्रोस्पेक्टिवली, he becomes retrospectively liable for the third parties. But in case of other partners, they become only liable from the date of their entry into the partnership. इसको आप ऐसे समझिए आप, you please see this. This is a new partner, NP, new partner. He was introduced as partner on 18/7/21, and this is Golu Molu minor. Now he was admitted to the benefits of partnership firm in 2015, and now on this date 18/7/21 he becomes major, and then he decides to become partner. So he was admitted to the benefits in 2015 and he becomes partner. So these two persons, Golu Molu and NP, they both become the partners on the same date. Got it? And the date is what? 18 July. He becomes partner on 18 July, and this Golu Molu also becomes the partner on the same date. There was a firm of ABC. Now D has been introduced as a new partner, and this Golu Molu also become the partner on such date. Now the firm is what? A, B, C, D and Golu Molu. 5 partners are there. तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे इस बात से। तो 3 लोगों की पार्टनरशिप फर्म थी ABC की, एक फोर्थ की एंट्री हुई बाय द कंसेंट ऑफ ऑल, डी की एंट्री हुई या एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एंट्री हो गई, एंड जो गोलू मोलू है इसकी एंट्री हुई सेक्शन 30 के हिसाब से, यानी कि ही इलेक्टेड टू बिकम द पार्टनर और ही फेल्ड टू गिव द पब्लिक नोटिस, देयरफॉर ही बिकेम द पार्टनर। लेकिन जो डेट है दोनों की सेम है। नाउ जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी ऑफ न्यू पार्टनर विल बी फ्रॉम दिस डेट ओनली, 18 जुलाई से ही। जो डी है इसकी लायबिलिटी 18 जुलाई से ही होगी, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं होगी। बट इन केस ऑफ गोलू मोलू उसकी लायबिलिटी उस डेट से होगी जिस डेट से जनाब मिठाई खा रहे थे। मिठाई कौन सी डेट से खा रहे थे बताओ जल्दी से चीख करके। वो खा रहे थे 6 साल पहले से, 2015 से। तो क्योंकि गोलू मोलू बेनिफिट 2015 से ले रहे थे रेट्रोस्पेक्टिवली, फिर जब उन्होंने कहा कि मुझे पार्टनर बनना है तो पार्टनर बन जाओ, लेकिन आपकी लायबिलिटी फिर पिछली डेट से ही स्टार्ट हो गई। इसीलिए इन्होंने कहा कि ये जो लाइन आई इसीलिए आई, वो ये
subject to the provisions. You see this line, subject to the provisions of 30. It means Golu Molu will be liable from 18th 7 2015, but new partner as per this he will be liable only with the date 2021. So general rule is this: liability starts from the date of entry, but in case of minor, that his liability will start from the back date, and that is why they have said it is, this general rule is subject to the provisions of section 30. तो अब मुझे बताइए बात समझ में आई या नहीं आई? कम ऑन, I would like to explain next legal point in this. So read it again. Subject to the provisions of section 30, a person who is introduced as a partner in the new firm, you can say it is a NP, new partner, he does not thereby become liable for any act done before he became a partner. वो नहीं हो जाता है. मान लीजिए जो सौरभ बॉस हैं, he doesn't become the, he is an NP, he is a new partner, and now as per section 31 clause 2 he does not become liable for the previous acts. बट सौरभ बोस कहते हैं मैं तो प्रीवियस लाइबिलिटी लेके रहूंगा, आई एम ए प्योर बंगाली, आई हैव दैट काइंड ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन माई ब्लड, एंड आई विल टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रीवियस एक्ट्स एज वेल. कौन रोक सकता है इसको? क्योंकि यहां पर जनरल रूल है, लॉ सेज दैट यू विल नॉट बी लायबल, बट लॉ डज नॉट प्रोहिबिट यू फ्रॉम एक्सेप्टिंग लायबिलिटी. सो सौरभ बॉस को कौन रोक सकता है कि अगर वो कहे कि यस आई डू एग्री दैट आई विल टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फॉर द प्रीवियस एक्ट्स एज वेल. तो ये ध्यान रखना, इन दैट केस इनकमिंग पार्टनर may agree with existing partners. There is no prohibition over that. If the incoming partner so wishes, अगर वो ऐसा चाहे, then he can agree with the existing partners that he wants to take the responsibility for the previous acts as well. You read this like this. See this. यहां से आपको क्लियर हो जाएगा. Please go to the board. This is what incoming partner may agree with the existing partners. What? Incoming partner may agree with existing partners. जो न्यू पार्टनर है, जिसको अभी आपने पार्टनरशिप में एंट्री की है, एंट्री कैसे की हो, मैं बार बार याद दिलाता हूं आपको, कैसे करेगा? या तो कंसेंट ऑफ ऑल COA, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज, बस यही है. माइनर वाला रूल अप्लाई नहीं होगा इसमें. इनकमिंग पार्टनर में एग्री विद द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स फॉर व्हाट? टू बी लायबल फॉर एनी एक्ट डन बिफोर ही बिकेम ए पार्टनर. So in that case, incoming partner can agree with the existing partners कि no, आई एम डेट ऑनेस्ट पर्सन, मेरे पास बेनिफिट्स हैं, आप लोगों ने इतनी मेहनत से यहां तक आए हैं, तो जो भी आपकी लायबिलिटी अब तक है आई विल शेयर दैट लायबिलिटी एज वेल. अब यहां पर एक टेक्निकल पॉइंट है, और यहां पर आपको अगर चाहें तो डीजीएस, हरियाणा और पंजाब जैसे स्टेट्स आपको थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं इस पॉइंट पर. कैसे? यहां पर क्या है, ही इज ए इनकमिंग पार्टनर, फाइन. His liability was, as per section 31 clause 2, was from the date of his entry into, fine. But third point is that he is agreeing to take the liability retrospectively, only fine. When you say the liability, in case of partnership, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, liability is always for two persons. Number one, towards the partners, existing partners, and towards the third party as well. A partner is liable for two persons. देखिए ध्यान रखना, दिस इज, हालांकि आपको आना चाहिए लेकिन फिर भी आपका ध्यान आकर्षित करना बहुत जरूरी है. एनी पार्टनर इज ऑलवेज लायबल टूवर्ड्स अदर पार्टनर्स, अदर पीस, एंड टूवर्ड्स थर्ड पार्टी. गॉट इट और नॉट?
So liability of the partner. He is saying, who is this NP? He is a new partner. He is agreeing with the other P's, means other partners, that I will own the responsibility of the previous acts as well. ठीक, तो whether third party can take the benefit of the agreement between these two persons. What you see this line again. The agreement is between incoming partner and the existing partners. Incoming partner may agree with existing partners. What he can agree? That he will be liable for any act. Which act? कौन से एक्ट के लायबल होऊंगा मैं? जो किया गया था. कब किया गया था? बिफोर ही बिकेम पार्टनर. उसके भागीदार बनने से पहले जो कार्य किया गया था, मैं उसमें भी अपना दायित्व निभाऊंगा. आई विल बी लायबल फॉर एनी एक्ट. सो दिस एग्रीमेंट, सच एन एग्रीमेंट मीन्स एग्रीमेंट बिटवीन दीज टू पर्संस, दैट will be binding only between him and other co-partners. जो जिनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, they will both these parties will abide by the agreement, and third parties cannot take advantage of such agreement. कौन सा agreement? To be liable for any act done before this. समझे? ये एग्रीमेंट कौन सा था? This was between incoming partner and existing partner. So this was an agreement between incoming partner and existing partner. What was the agreement? To be liable for any act done before, and this third party cannot take this advantage of this agreement. तो थर्ड पार्ट जो एडवांटेज है, जिनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स और न्यू पार्टनर के बीच में हुआ था, कि ठीक है जी, आपका 4-5 करोड़ का जो लोन है उसमें मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा, मैं भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं. ये आपके और मेरे बीच की बात है. थर्ड पार्टी इसका एडवांटेज नहीं ले सकती. यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना बस ये. ठीक, नेक्स्ट. Creditors can make him liable if they can show that the incoming partner had agreed with them for being liable towards them for the acts done before his admission. What is this? Say this. We are talking about, जो लास्ट का 15 मिनट का लेक्चर है वो इसी बात पर है. लायबिलिटी टूवर्ड्स द एक्ट डन बिफोर हिज एडमिशन. उसके भागीदार बनने से पहले के कार्यों के प्रति उसका उत्तरदायित्व. पहली बात, जनरल रूल क्या है? उसका दायित्व नहीं होता है. 31 क्लॉज टू से सो, 25 से सो, बात खत्म. लेकिन नाउ उसके मन में फुदक रही है बात कि नहीं मैं भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा. ठीक, तो ले लो भाई. उसने क्या किया? He agreed with the existing partners. Not with the creditors. In that case, he will be liable as per the agreement qua the existing partners. And the third party cannot take the advantage. आप समझ गए इस बात को, है ना? लेकिन अगर क्रेडिटर्स उसको, यानी कि थर्ड पार्टी उसको लायबल बनाना चाहते हैं, then they will have to prove one point, that this young man, this gentleman, this new partner had done what? Read the slide. The incoming partner had agreed with them. उनके साथ भी एग्री हो चुका था. क्या? that he will be liable towards them. उनके प्रति भी उत्तरदायित्व होगा. कौन से कार्य के लिए? For the acts done before his admission. So if the credit, it means what? The new partner will be liable for third party as well when he has agreed with them also. कि yes, I will be liable towards you as well.
only then creditors can make him liable. समझे? तो इसका ये आप के पास जो जनरल रूल बना अभी तक का समअप करता हूं मैं इसमें आपको कि वी आर डीलिंग विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद द लायबिलिटी ऑफ whom? विद द लायबिलिटी ऑफ न्यू पार्टनर. Number one rule is that he will be liable only for the acts done from the date of his admission and not liable for the acts done before his admission. उसके एडमिशन से पहले के जो जितने भी कार्य हैं उसके प्रति उसका दायित्व नहीं होगा. कब हो सकता है? When he himself has agreed with the existing partners, तब liable हो सकता है. और थर्ड पार्टी इसके प्रति भी तभी लायबल होगा when he has expressly or impliedly agreed with them also. Yes, I will be liable towards you as well. So in that case, there will be a tripartite agreement between the new partner and the continuing partner, you and the third party. Yes, he will be liable now. So in that case, only you can make him liable for the previous act. ठीक है. अब ये ध्यान रखना है यहां पर जो लायबिलिटी का बेस है, जो बेस है, बेसिस जो लायबिलिटी, बेसिस ऑफ लायबिलिटी फॉर पास्ट एक्ट्स, वो यहां पर एग्रीमेंट होगा, ना कि फैक्ट ऑफ हिज एडमिशन एज ए पार्टनर. ये लाइन समझिए, पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए. द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, किसकी लायबिलिटी बात कर रहे हैं हम लोग? न्यू पार्टनर की बात कर रहे हैं. The basis of new partner, the basis of liability of new partner किसके लिए? For the past acts, जो भूतकाल में कार्य किए गए हैं. ठीक है. तो आधार क्या होगा उसका? The basis will be agreement rather than fact of his admission. दोनों में अंतर समझिए. What is this? Basis will be agreement रादर फैक्ट ऑफ हिज एडमिशन. ये गोलों पर ध्यान दो अपना बस. ये क्या कि अब जो लायबिलिटी आप ठहरा रहे हैं, ये जो एनपी है, एनपी और ये थर्ड पार्टी टीपी, थर्ड पार्टी वांट्स टू मेक एनपी लायबल. तो न्यू पार्टनर को लायबिलिटी ठहराएंगे तो किस आधार पर? आप ये नहीं कहेंगे जनाब ये इसलिए है क्योंकि पार्टनर बन गई है. ना 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 ना, फैक्ट ऑफ एडमिशन पर नहीं. आप न्यू पार्टनर की लायबिलिटी का जो आधार होगा, आप ये प्रूव करना पड़ेगा जनाब ये इसने एग्रीमेंट किया है कि मैं भी पार्टनर बनना चाहता हूं, मैं पार्टनर बन रहा हूं और मैं पूर्व में किए गए कार्य के प्रति भी आपके प्रति भी उत्तरदायी होऊंगा. तो जो आधार हुआ उसके उत्तरदायित्व का, उसके लायबिलिटी का, वो क्या हुआ? एग्रीमेंट हुआ. क्या? एग्रीमेंट. आप उसकी लायबिलिटी का जो ठहराएंगे उसको यू विल हेल्ड हिम लायबल ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीमेंट. कि भैया तुमने एग्रीमेंट किया है हमसे, तुम उससे ये नहीं कहोगे नहीं नहीं अब तो तुम पार्टनर बन गए, पोसम पावे पोसम पानी खिलेंगे, अब तो जेल की रोटी खानी पड़ेगी, अब तो तुम पार्टनर बन गए, अब तो तुम्हें लायबिलिटी उठानी पड़ेगी. वो नहीं है. लायबिलिटी तभी उठाओगे प्रीवियस एक्ट की जब आपने उसके साथ एग्रीमेंट किया होगा. तो आई बिलीव कि आपको ये बात समझ में आई होगी. सो लायबिलिटी ऑफ इनकमिंग पार्टनर इन रेस्पेक्ट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डेट्स, न्यू पार्टनर कुड बी हेल्ड लायबल इफ ही हैड एज्यूम्ड लायबिलिटी एंड क्रेडिटर हैड एक्सेप्टेड हिम एज ए डेटर. बस इसको ध्यान पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है. कि अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डेट्स हैं उनके प्रति उसकी लायबिलिटी कब होगी? जब उसने न्यू पार्टनर ने लायबिलिटी को एक्सेप्ट कर लिया हो, एक बात. और जो क्रेडिटर है वो कहेगा हाँ ठीक है मैं इससे लेनदारी ले लूंगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ध्यान रखना. तो व्हेन द क्रेडिटर हैड एक्सेप्टेड हिम एज अ डेटर, सो इट इज ऑल अबाउट व्हाट? that how a partner can be introduced. We studied 3 modes. Number 1 general consent of all, number 2 the contract, number 3 as per the provisions of section 30. section 30 के provisions क्या थे? section 30 था that a minor was admitted to the benefits for the partnership, then he became major, then he either elected to become the partner
or he failed to give the public notice, and thereby became the partner. So a minor can become partner as per the section 30 clause 5, and any other person can become the partner with the consent of all the partners or as per the contract. तो ये हुआ, हमने पढ़ा था modes of introducing a partner. Then the question came for the liability of the incoming partner. In that case, 31 clause 2 read with section 25 says what? You are liable only from the date of admission, not for the previous acts. But a partner can agree with the existing partners as well as the third parties to be liable for the previous acts as well. There is no provision for that. And in case of a minor becoming partner, he becomes liable retrospectively from the date of his admission to the benefits of partnership as per section 30 clause 7 clause A. So this is the gist of this, I believe. Now this is all about for today. तो प्रभु कर ली क्लास, लेकिन क्लास करने से अगर कोई जज बन जाए ना तो हिंदुस्तान के सारे लोग जज बन जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। इससे आगे बढ़ते हैं, नोट्स बना लें आप बहुत अच्छे, क्या उससे जज बन जाएंगे? तब भी जज नहीं बनेंगे। जज आप तब बनेंगे जब अभी अगर मैं चुटकी बजाऊंगा तो चुटकी बजाते ही आपको 2 का टेबल सुनाना है। जैसे 2 एकम 2, 2 3 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 5 10, 2 छक्का 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20, खत्म। गायत्री मंत्र सुनाओ, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, विदिन 10 सेकेंड्स। ना मुझे लगा कि आई नीड रिवीजन, और आई एम श्योर आपको भी रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ी होगी। तो क्या अगर मैं आपसे कहूँ कि सेक्शन 3 सुनाइए ऐसा, सेक्शन 4 सुनाइए ऐसा, सेक्शन 5 सुनाइए इस तरीके से, तो क्या आप गायत्री मंत्र की तरह से या 2 के टेबल की तरह सुना सकते हैं या नहीं? जिस दिन आपकी चुटकी बज जाए, जिस दिन आप ये सुना पाओ उस तरीके से, आप ये समझ लेना कि दुनिया की कोई ताकत आपको जज बनने से रोक नहीं सकती है। यही मेरा कहना है, और उसी तरीके से आगे बढ़ते रहिएगा। हाँ, बस कहीं पर भी किसी पॉइंट पर अपनी जर्नी को रोकना नहीं है, कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है। और यूट्यूब के साथ आप कंबाइन करिए हमारे विधि जुडिशियल एकेडमी के ऐप को, वहाँ के जो डिफरेंट छोटे छोटे कोर्सेज हैं उनको जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता हो, बहुत से स्टूडेंट का हमारे पास फ़ोन आया है कि सर यूट्यूब पर बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, पढ़ने बैठते हैं लेकिन हम चले जाते हैं रील्स में। तो ये जो जितने भी वीडियो क्लासेस हैं ये सारी और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारे कोर्स पे भी अवेलेबल है, और उसकी फ़ीस भी हम लोगों ने लगभग फ्री ही रखी है, उसमें केवल मेंटेनेंस कॉस्ट ऐड की है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनको यूट्यूब पे नहीं पढ़ना है लेकिन बहुत पैसा खर्च करने की स्थिति में नहीं भी है। तो 3 इयर्स का कोर्स है, बहुत मार्जिनल फीस में। हमारे सभी कोर्सेज की फ़ीस बहुत कम रखी है, बिकॉज हम हैं स्टूडेंट की हेल्पिंग नेचर के लोग, और हम वही कर रहे हैं। तो इसलिए आप ऐप पर जाइए और vidhijudical.com विधि जुडिशियल एकेडमी की वेबसाइट पर भी एक्सप्लोर कीजिए, आपको बहुत कुछ ऐसा मिल जाएगा। यूट्यूब, वेबसाइट और हमारे ऐप, इन तीनों के कॉम्बिनेशन अगर आपने देख लिया तो आप ज़िंदगी में खुद से कभी ये बहाना नहीं दे पाएंगे कि ओ मैं तो जज बन जाता, मुझे तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास टाइम नहीं था। बहाने नहीं बनेंगे, आप ज़िंदगी भर कोसोगे खुद को कि सब कुछ था, विजयन सर समझाते समझाते थक गए, यूट्यूब पे सब कुछ दिया था, बहुत नॉमिनल फ़ीस पर नोट्स, बहुत नॉमिनल फ़ीस पर टेस्ट पेपर, दुनिया भर की चीज़ें प्रोवाइड कराई थी, मैंने ही पढ़ाई नहीं की। बस अगर आप इस रिग्रेट से बचना चाहते हैं तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है? कर लेंगे आप लोग। चलिए अब शुरू हो जाइए, नेक्स्ट वीडियो को जाइए फटाफट।